नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां, तमाम तरह की रणनीतियां राजनीतिक दलों द्वारा बनाई जा रही हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर आज मैं आपको बता रहा हूं। वो बड़ी खबर क्या है, जरा आप ध्यान से सुनिएगा। दरअसल वो खबर ये है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की है। मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात करना अपने आप में बहुत बड़ा संदेश ये जा रहा है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, देखिए खबरें ये हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं मिथुन चक्रवर्ती। और आपको ये भी बता देता हूं कि टीएमसी से राज्यसभा के सांसद मिथुन चक्रवर्ती रह चुके हैं और 2016 में इस्तीफा उन्होंने दिया था। यानी कि टीएमसी से राज्यसभा में सांसद रहे, 2016 में इस्तीफा दिया और अब ऐसे में मोहन भागवत का मुलाकात करना मिथुन चक्रवर्ती से अपने आप में ये बताता है कि बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि एक ऐसी ही मुलाकात थी, इसे राजनीतिक तौर पर न देखा जाए। भले ही मिथुन चक्रवर्ती इसे राजनीतिक ना बता रहे हो, लेकिन बंगाल चुनाव से पहले ये मुलाकात अपने आप में राजनीतिक बन जाती है। आपको मैं बता दूं कि मिथुन चक्रवर्ती को बहुत अच्छा खासा बंगाल में बोलबाला है। लोग उनके अच्छे खासे वहां पर वोटर भी हैं। तो बीजेपी को संभावना है कि मिथुन चक्रवर्ती को अगर अपने साथ मिला लिया जाता है तो इसका बड़ा फायदा उन्हें होगा। आपको बता दूं कि बंगाल में जो अप्रैल मई में जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें बीजेपी ही नहीं बल्कि टीएमसी भी तमाम तरह की जो रणनीतियां अपना रही है, उसमें ये बातें निकलकर सामने आई कि इस चुनाव को बीजेपी और टीएमसी कितनी गंभीरता से ले रही है। ये चुनाव जहां बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, तो वहीं टीएमसी के लिए नाक का सवाल बन गया है। ममता बनर्जी को यह बात भली भांति पता है कि अगर बंगाल चुनाव में उनकी हार होती है तो उनका जो स्थान है वो शून्य पर आ जाएगा, यानी विपक्ष में बैठ जाएंगी और बंगाल में बीजेपी को एक बहुत बड़ा ओहदा वहां पर जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ने ऐसे ऐसे दांव चले हैं जिससे टीएमसी का पाला आज कमजोर हो चुका है। अगर मैं बात कर लेता हूं शुवेंदु अधिकारी की, शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम आंदोलन से ममता बनर्जी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन बीते कई महीने पहले ही उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी का दामन थामने का मतलब यह है कि बीजेपी का पाला तो कमजोर हो गया, लेकिन टीएमसी का स्थान, जो उनकी स्थिति थी, वो कमजोर हो गई। बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई है, टीएमसी की स्थिति कमजोर हुई है। इतना ही नहीं, टीएमसी के कई दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। यानी कि चुनाव से पहले बीजेपी टीएमसी को इतना कमजोर कर देना चाहती है ताकि बंगाल चुनाव में टीएमसी को बहुत कम सीटें मिले। भले ही बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि टीएमसी के अच्छे और जो दिग्गज विधायक हैं, नेता हैं, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी पूरी तरह से डटी हुई हैं। ममता बनर्जी ने भी यह फैसला कर लिया है कि वो बंगाल चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगी, चाहे इसके लिए उन्हें साम दाम दंडभेद का हर तरीका ही क्यों ना अपनाना पड़े। चुनाव को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी लगातार रैलियां कर रही हैं, जनसभा कर रही हैं और यहां तक कि अपनी सरकार में जो काम उन्होंने किया है उसको जनता तक पहुंचाया जा रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के नेता आज चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और वो ममता सरकार के कामकाज को गिनवा रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात कर लेता हूं तो बीजेपी ने भी अपने कई दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार लिया है, जिनमें जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय और टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी हैं। यानी कि बीजेपी की तरफ से भी कमान कस ली गई है, कमर कस ली गई है और ममता बनर्जी की तरफ से भी कमर कस ली गई है। इस चुनाव में जीत किस पार्टी की होती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बंगाल की जो स्थिति है वो ये बताती है कि इस बार तो मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच में टक्कर का है। देखना ये होगा कि टीएमसी बीजेपी पर भारी पड़ती है या फिर बीजेपी टीएमसी पे।
अब चुनाव में बंगाल चुनाव की स्थिति क्या कहती है और बंगाल का समीकरण क्या कहता है, अब आप इसको समझिए। बंगाल में ज्यादातर जो वोटर हैं वो मुस्लिम वोटर हैं और बंगाली वोटर हैं। ममता बनर्जी को इस बार मुस्लिम वोट बैंक से झटका लग सकता है, क्योंकि हम याद दिला दें आपको, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अपनी पार्टी बनाई है। अपनी पार्टी बनाने के बाद ये खबरें सामने आई कि जो मुस्लिम वोट पहले ममता बनर्जी को पड़ते थे, अब वो मुस्लिम वोट सीधा सीधा पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ आ गए हैं। वहीं बंगाली वोटरों की मैं बात कर लेता हूं तो बंगाली वोटर्स जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बंगाल में लोगों की ये अवधारणा बननी शुरू हो गई है कि अगर बीजेपी आएगी तो बदलाव होगा। बीजेपी के कई नेताओं ने भी, बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं उन्होंने भी वहां की जनता से ये वायदा किया है कि सरकार आती है तो बदलाव होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, तमाम हर जगह क्षेत्र में बदलाव किया जाएगा। नौकरी के नए अवसर दिए जाएंगे। बंगाल के लोगों को ये उम्मीद है कि अब की बार बीजेपी वहां पर अच्छा खासा काम करेगी। लोकसभा चुनाव की तरफ भी मैं आपको लेकर चलता हूं। बीते समय जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो वहां पर बंगाल में अच्छी खासी सीटें बीजेपी ने निकाली थी। तो इसका मतलब ये है कि बंगाल के लोग, बंगाल के वोटर बीजेपी को पसंद कर रहे हैं और इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर कहा जाए तो स्थिति इस तरह से बनती हुई नजर आ रही है। समीकरण ये बता रहे हैं कि बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत हो सकती है। बंगाल विधानसभा चुनाव में अब की बार कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है और ममता बनर्जी परेशान हो रही हैं। ममता बनर्जी भी ये बात भली भांति जानती हैं कि बीजेपी का कुनबा पश्चिम बंगाल में मजबूत हो चुका है। बीजेपी ने अपने कई कद्दावर नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। अमित शाह की बात भी मैं कर लेता हूं तो अमित शाह भी लगातार बंगाल पर नजर बनाए हुए हैं और बंगाल चुनाव जीतने के लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं। अब ऐसे में सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या बंगाल चुनाव में जो बीजेपी काम कर रही है इसका फायदा उन्हें आने वाले समय में मिलेगा या नहीं। लेकिन समीकरण मैंने आपको बता दिए कि क्या बन रहे हैं और जीत की संभावना सबसे ज्यादा किसकी है। बंगाल में अगर ममता बनर्जी हारती हैं तो उनका सीधा स्थान शून्य पर आ जाएगा। विपक्ष की पार्टी में, विपक्ष की एक पार्टी टीएमसी बनकर रह जाएगी। ममता बनर्जी ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि बंगाल में ही उनकी स्थिति मजबूत है। अगर बंगाल में हार का सामना करना पड़ता है तो उनकी पावर जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी ने अभी पूरी तरह से हार मानी नहीं है, मैदान में डटी हुई है, पार्टी को बाकायदा आगे लेकर जा रही है और पार्टी का एक नारा भी है कि हम बंगाल को आगे बढ़ाएंगे। आपको यहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ कि बंगाल चुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे एक दूसरी पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय में अक्सर नेता बयानबाजी करते रहते हैं। एक बयान मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो टीएमसी नेताओं द्वारा दिया जा रहा है। टीएमसी के नेताओं का ये कहना है कि बंगाल में अगर बीजेपी आती है तो वो गुजरात के तर्ज पर बंगाल का विकास करेगी और हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। बीजेपी जो टीएमसी नेता है वो लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार बीजेपी का आना यानी कि वहां के लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करना। वोटर्स की मैं बात कर रहा हूं तो वोटर्स भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स हो, हिंदू वोटर्स हो, बंगाली वोटर्स हो और जो पिछड़े वर्ग के वोटर्स हैं वो अब की बार डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने यह कह दिया है कि उनकी सरकार आएगी और 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं, लेकिन ममता बनर्जी का यह दावा कि 200 से अधिक सीटें जीतेंगी यह बताता है कि उनके अंदर आत्मसम्मान कितना है और चुनाव को लेकर वो कितनी गंभीर नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी को ये बात पता है कि बंगाल के वोटर उनके साथ अभी भी खड़े हुए हैं, उनका साथ दे रहे हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने ये वायदा किया है, ये दावा किया है कि 200 से अधिक सीटें आएंगी। मैं बीजेपी की भी बात कर लेता हूं। बीजेपी भी लगातार ये दावा कर रही है कि उनकी सरकार यहाँ बनती है तो 200 से अधिक सीटें वो लाएगी।
चुनाव के समय में नेताओं की ये बयानबाजी अक्सर देखने को मिलती है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो। इन चुनाव में नेता बयानबाजी करते हैं और अपनी ही पार्टी को जिताने का दावा करते हैं, लेकिन इनके दावों में कितनी सच्चाई है, क्या ये दावा खोखला तो नहीं है, ये आने वाला समय बताएगा। आपको मैं यहाँ पर एक जानकारी और दे दूं, पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है अगले हफ्ते या आने वाले हफ्तों में हो सकता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही दोबारा से विपक्षी पार्टियां और फिर बीजेपी तमाम तरह की कोशिशें करने लगेंगी चुनाव जीतने के लिए। हालांकि बंगाल चुनाव से पहले बंगाल की जमीन पर आधे से ज्यादा कब्जा बीजेपी ने कर लिया है। बीजेपी ने जो चुनावी समीकरण बनाए हैं, जो बिसादें बंगाल में बिछाई हैं, ये समझ में आता है कि बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी कितनी गंभीर नजर आ रही है। अगर इनकी ये गंभीरता ऐसी ही चलती रही और चुनाव जीतने के लिए ये रणनीतियां ऐसी ही बनती रही तो बंगाल में टीएमसी को उखाड़ फेंकने में बीजेपी कामयाब रहेगी। क्या टीएमसी के लिए अब की बार बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं? टीएमसी के वोटरों की मैं बात करता हूं तो टीएमसी के वोटर सबकी बार कटते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो मुस्लिम वोटर्स हैं, दूसरी बार हिंदू वोटर हैं और बंगाली वोटर्स भी नाराज नजर आ रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स की बात मैंने आपको बता ही दी, हिंदू वोटर पर चलते हैं और बता देते हैं कि हिंदू वोटर इसलिए नाराज हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने सबसे ज्यादा बंगाली वोटरों पर ध्यान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम बंगाल के लोग हैं और बंगाली वोटर्स ही हमारे, तो ऐसे में हिंदू वोटर्स एक अलग दिशा में चला गया और हिंदू वोटर बीजेपी की तरफ हो गया। लेकिन अब ममता बनर्जी को जो डर लगा है वो ये बता रहा है कि वोट अगर बढ़ते हैं तो इसका नुकसान टीएमसी को होता हुआ नजर आएगा और टीएमसी को होगा भी। चुनावी समीकरण की स्थितियां बताती हैं कि बंगाल चुनाव में आधे से ज्यादा स्थितियों को लेकर बीजेपी ने अपना काम कर लिया है और अपनी जो लिस्ट है, जो स्थिति है, चुनावी घोषणा पत्र है, उन सबको बना लिया है। किसान आंदोलन का मुद्दा इस बार देश का मुद्दा बना हुआ है। किसान आंदोलन का मुद्दा विपक्ष उठा रही है, लेकिन इसी किसान आंदोलन को लेकर जो किसान बिल, कृषि बिल लागू किया गया है, इसको लेकर बीजेपी बंगाल में गई है और कृषि बिल के फायदे को गिनाने में लगी हुई है। हर कोई नेता अपनी पार्टी की तारीफें कर रहा है, अपनी सरकार के कामकाज को गिनवा रहा है, लेकिन इनका ये कामकाज कितना फायदेमंद साबित होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।